Hello students, good morning. Today's read chapter second. सब्जेक्ट आपका है हिस्ट्री, क्लास सेवेंथ, पेज नंबर 7। सेकेंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, चैप्टर सेकेंड का ये फर्स्ट पार्ट है। इमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम। इमरजेंस मीन्स उभार या निकल कर आना। जो अर्ली मेडिवल पीरियड थी उसमें नए किंगडम निकल कर आए। वो कौन कौन से किंगडम थे उनके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड 700 1200 CE denoted as the early medieval period, a number of powerful regional kingdoms arose in North India, the Deccan and South India. All these kingdoms had the desire to build an empire and therefore continuously fought with each other to gain control over their neighboring territories. During the period 700 1200 CE डिनोटेड करता है अर्ली मेडिवल पीरियड को। मेडिवल पीरियड को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड। जो टाइम था 700 से 1200 CE का वो अर्ली मेडिवल पीरियड होता है, और 1200 के बाद 18th सेंचुरी तक आपका लेटर मेडिवल पीरियड माना जाता है। इस जो आपका अर्ली मेडिवल पीरियड था इसमें बहुत पावरफुल रीजनल किंगडम नॉर्थ इंडिया, डेक्कन और साउथ इंडिया में आए। ये सारे किंगडम अपना बड़ा एम्पायर बनाना चाहते थे और उनकी इच्छाएं थीं अधिक से अधिक टेरिटरीज अपने एम्पायर में शामिल करना, इसलिए वो आपस में ही लड़ाई करते रहते थे। अबाउट किंगडम यू विल लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट किंगडम दैट इमर्ज ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इंडिया। किंगडम उन किंगडम के बारे में जो अर्ली मेडिवल पीरियड नॉर्थ और साउथ में आए, वो कौन से पावरफुल किंगडम थे। सेकंड पॉइंट है आपका अबाउट द ट्रिपराइट स्ट्रगल एंड द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ कन्नौज। त्रिपक्षी स्ट्रगल लड़ाई 3 लोगों के बीच की, और उनका जो रणनीति संबंधी थी कन्नौज को, क्योंकि कन्नौज काफ़ी इम्पोर्टेंस उस टाइम जगह थी। उसको कन्नौज पे सब लोग क्या करना चाहते थे, अपना अपना अधिकार जमाना चाहते थे, इसलिए वो कई तरीके की रणनीति संबंधी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। अबाउट द तर्किश इन्वेडर, और तर्किश इन्वेडर जो आक्रमणकारी थे उनके बारे में समझेंगे। अबाउट द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द साउथ द चोलास एंड इट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो साउथ का सबसे मोस्ट पावरफुल किंगडम था चोलास, उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन होता है उसके बारे में हम समझेंगे। राइज ऑफ न्यू किंगडम इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल वर also granted land. These official honored fiscal and military obligation to the ruler. Land grants grew in a number in the 7th century and became widespread throughout the country. Most part of the kingdom of all the major powers of western and central India included the territories under the control of such land officials, also known as the feudatories. फ्यूडेटरीज मीन्स होता है जागीरदार। जो क्या था पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद उस टाइम जो ऑफिशियल थे उनको ज़मीन दे दी जाती थी, उनके काम
को देखकर उनसे खुश होकर किंग क्या करते थे, उनको ज़मीन दे देते थे, जो उनकी खुद की वो ज़मीन हो जाती थी। ऐसे ही करते करते उन लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन हो गई है। अब वो अपनी ज़मीन के, लैंड के खुद मालिक हो गए थे, और अगर वो किंग के अंडर में काम करना चाहते तो ठीक है, नहीं तो वो अपना अलग से ही एम्पायर सेटअप कर सकते थे। इन ऑफिशियल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूडेटरीज, जागीरदार। However, the feudatory chief were eager to free themselves whenever there was an opportunity. Some of these feudatories struggled and rose from new kingdom during the early medieval, for example. बट ये लोग अपने अवसरों से आज़ाद होना चाहते थे, इसलिए अपना अलग से ही किंगडम सेटअप करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए द पलास वर डोमिनेंट इन ईस्टर्न इंडिया, whereas the Gurjara Pratihara dominant western India and the upper Gangetic Valley. The third major kingdom was that of Rashtrakutas, who controlled the Deccan and territories in northern and southern India at different times. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पलास ईस्टर्न इंडिया के बहुत ही प्रमुख प्रबल थे, और वेस्टर्न इंडिया के जो अपर जेटिक वैली के पास थे, वो कौन सबसे प्रमुख थे, गुर्जारास प्रतिहारा। और थर्ड मेजर किंगडम कौन थे, राष्ट्रकूटास, जिन्होंने डेक्कन नॉर्थन एंड साउथ के अलग अलग टाइम में डेक्कन में भी पूरा अपना साम्राज्य सेटअप किया हुआ है। अ नंबर ऑफ राजपूत किंगडम ऑल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड अमंग देम द चहमान्स और चौहान वर द मोस्ट prominent. In the south, the Cholas surfaced as the most powerful kingdom and became known for a distinct administrative structure and agrarian expansion. जो राजपूत किंगडम में थे वो भी उभर कर आए उस पीरियड में, उसमें से चौहान्स मोस्ट प्रमुख थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा एम्पायर सेटअप किया। द त्रिपराइट स्ट्रगल, त्रिपक्षी स्ट्रगल, all the ruling dynasty of the early medieval period had their own area of influence, but they often tried to control other areas for more wealth. One such lucrative area was Kannauj in the Ganges Valley, which led to the tripartite struggle. All the ruling dynasty, जी डायनेस्टीज थी अर्ली मेडिवल पीरियड की, इनके पास खुद का इतना बड़ा एरिया था, इतना पैसा था, साम्राज्य था, बट ये जो कन्नौज था गैंजिस वैली के कारण ये लड़ाई करते रहते थे। उस एरिया का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक ये लोग आपस में लड़ाई करते रहते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, द त्रिपराइट स्ट्रगल। और ये त्रिपराइट स्ट्रगल किसके किसके बीच में हुआ था, पलास, गुर्जारा प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटास। ये डायनेस्टी है जो उस टाइम की बहुत प्रोमिनेंट डायनेस्टी है। It is just said that the main causes of this struggle was the desire to possess the city of Kannauj, which was then a symbol of sovereignty. This welfare was also for control over the fertile region of the Gangetic Valley. Another prime reason for their
conflict was their desire to have control over the riches beyond their own territories। ये लड़ाई किस वजह से हुई? पहला कारण तो ये था, ये सब लोग क्या करना चाहते थे, कन्नौज सिटी जो कि सर्वोच्च सत्ता का मालिक था, उस पर ये लोग अपना अधिकार जमाना चाहते थे, उसमें कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र था बहुत फर्टिल था। और दूसरा कारण ये था कि ये अधिक से अधिक अपना टेरिटरीज जोड़ना चाहते थे और अधिक से अधिक पैसे वाले बनना चाहते थे। दिस वॉज पॉसिबली बिकॉज द रूलर नीडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ टू एनहेंस देयर मिलिट्री पावर्स। ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि रूलर्स को बहुत अधिक अमाउंट की पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको अपनी मिलिट्री पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना था और मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी पैसा लगता है। दे ऑल्सो ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेस वाइल बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। और उन्होंने कोशिश की किसका प्रदर्शन करके, बिल्डिंग बड़ी बड़ी सी टेम्पल्स और बिल्डिंग बनवाकर। लेट अस लर्न अबाउट दीज 3 प्रोमिनेंट किंगडम। चलिए हम पढ़ते हैं 3 किंगडम के बारे में। द गुर्जारा प्रतिहारास। द गुर्जारा प्रतिहारास ऑल्सो नोन एज द प्रतिहारास। जो गुर्जारा प्रतिहारास थे, जो प्रतिहारास के नाम से भी जाने जाते थे। यूज देयर मिलिट्री स्किल एंड पावर टू कर्व आउट आ किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया। As ruler, the Pratiharas came into prominence in the middle of 8th century CE, when their king Nagavatta first defended Western India from the Arab incursion from Sindh to Rajasthan. He was able to leave his successor a powerful principality comprising Malwa and part of Rajputana and Gujarat. The Pratiharas dynasty expanded and flourished the most under the ruler of Meher Bhoja and his successor Mahendrapal। जो गुर्जारा प्रतिहारास थे उस टाइम उनके पास मिलिट्री स्किल बहुत अच्छी थी और इन्होंने बहुत सारे वेस्टर्न इंडिया में अपनी मिलिट्री के दम से बहुत सारे किंगडम खोजे। और उस टाइम प्रतिहारास एक बहुत ही पावरफुल मिडिल 8th सेंचुरी CE में बनकर आए, जब उनके राजा नागाभट्ट फर्स्ट ने जो अरब के आक्रमणकारी थे उनको सिंध से राजस्थान भगाया, हराया उनको ही वो। और उन्होंने अपने जो नागाभट्ट फर्स्ट थे, अपने सक्सेसर, अपने जो उत्तराधिकारी को एक काफ़ी पावरफुल प्रिंसिपलिटीज छोड़कर गए। प्रतिहारा डायनेस्टी जो थी काफ़ी फैली हुई थी और इनके जो मेहर भोज थे, इनके बाद इनके सक्सेसर महेंद्रपाल ने काफ़ी अच्छा काम किया। द टेरिटरीज ऑफ किंगडम एक्सपेंडेड टू बंगाल इन द ईस्ट, टू पंजाब, अवध, मालवा एंड गुजरात इन द वेस्ट। और इन्होंने अपनी टेरिटरीज किंगडम में शामिल की बहुत सारी, अवध, मालवा, गुजरात और वेस्ट में। द पल्लास अनदर इम्पॉर्टेंट किंगडम ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के जो पल्लास थे वो एक दूसरे इम्पॉर्टेंट किंगडम है। द पाला किंगडम वॉज फाउंडेड बाई गोपाला इन 750 CE। जो पाला किंगडम है वो किसके द्वारा खोजी गई थी? गोपाला के द्वारा इन 750 CE में। इट इज़ अ बिलीव दैट इट वॉज इलेक्टेड एज द किंग बाई द नोबल टू एंड द रीजनल एनर्जी।
एनार्की, एनार्की मीन्स उत्साही। इट इज़ अ बिलीव, ऐसा विश्वास करते हैं कि इन्होंने अपने दम पर बहुत सारी किंगडम बनाए और बहुत सारी टेरिटरीज अपने क्षेत्र में शामिल की। इट सीम दैट ही कंसोलिडेटेड हिज अथॉरिटी ओवर almost the whole of Bengal and part of Bihar. Gopala was an ardent Buddhist and had built the monastery at Odentapuri in Bihar. गोपाला जो थे एक उत्साही बुद्धिस्ट थे और उन्होंने एक मठ बनाया। कहाँ पर? बिहार में, बिहार के ओदनपुरी में। हिज सक्सेसर धर्मपाला expanded the kingdom and was able to control कन्नौज for some time. और जो उनके सक्सेसर थे धर्मपाला, उन्होंने अपना किंगडम काफ़ी फैलाया और इस काबिल बने कि उन्होंने कन्नौज को कुछ टाइम के लिए अपने कंट्रोल में कर लिया। देवपाला 810-850 CE, one of the most powerful Pala ruler, led raid in the north Deccan and southern part of Indian Peninsula. ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पाला रूलर थे, उन्होंने नॉर्थ के डेक्कन, साउथर्न पार्ट इंडियन छापेमारी की। As a Buddhist, he founded the famous Mahavira of Vikramshila near Bhagalpur. He also patronized Haribandra, a great Buddhist author. Rampala, the last important ruler, extended control till Prayag, Jyotispur, part of Odisha and part of modern नेपाल। जो उनके लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे, उन्होंने काफ़ी पार्ट अपने कंट्रोल में किए। द रत्कुतास, द रत्कुतास इज़ द डेक्कन वर द feudatories of Cholak of Karnataka. However, the Danti Durga overthrew the Cholak king Kirtivarman in Deccan and founded the Ratkutas kingdom. The Ratkutas territory reached its zenith under their able ruler Amung Varsha. He set up a new capital at Mayankheta or Malkhet. During this reign, Varoj became the best port in the region. The Ratkutas territory spread from Malwa in the west to Kanchi in the south. The rulers of this dynasty were great patrons of art and architecture. This is evident by the beautiful temple built by the ruler at Ellora and Elephant Caves. Krishna first built the Kailash temple of Ellora. रत्कुतास उस टाइम काफ़ी फेमस डायनेस्टी थी और इस डायनेस्टी के जो रूलर थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर के काफ़ी प्रेमी थे और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल बनवाए